राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सेवंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट है, वही आपके लाइफ पार्टनर के नेचर को बताता है। आपका कुंडली में सेवंथ हाउस देखिए, उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है, उस उसके एट्रीब्यूट से आपके लाइफ पार्टनर का नेचर पता चलेगा। आज की वीडियो में हम पूरा वही देखेंगे, सारे प्लैनेट्स को सेवंथ हाउस में ले जाएंगे और आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा वो भी देखेंगे। पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और जितनी चीज रिलेट की हो उतनी मुझे कमेंट करना। सेवंथ हाउस में सारे प्लैनेट्स ले जाएंगे धीरे धीरे, बट सेवंथ हाउस को समझेंगे सबसे पहले। पूरी वीडियो देखना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। सेवंथ हाउस का इंट्रोडक्शन। सेवंथ हाउस इज अ पार्टनरशिप। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट बाहर के लोग आपको कैसा दिखते हैं। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट योर बिजनेस। सेवंथ हाउस इज रिप्रेजेंट योर लाइफ पार्टनर नेचर। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट आपकी मैरिज कैसी चलेगी, कब होगी, वो सब सेवंथ हाउस से देखा जाता है। बट आज के वीडियो में हम नेचर के बारे में जानेंगे, उनका नेचर कैसा होगा, आपकी लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। सारे प्लैनेट्स को ले जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन कि आपको कैसे दिखना है सेवंथ हाउस में। सो आज मैं वही दिखा देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुंडली में यहाँ पे आपको इमेज आ जाएगी सेवंथ हाउस कौन सा हाउस होता है। और जो भी नए हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती सीखने के लिए, तो उनके लिए सेवंथ हाउस में कौन सा हाउस सेवंथ हाउस होता है और उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है वो उधर लिखा होता है। मैं यहाँ पे दे दूंगा कि उसमें कौन सी राशि है, उसका लॉर्ड कौन होता है। सो इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मैं इंट्रोडक्शन कंटिन्यू रखूंगा समझाना, और वरना मैं अपनी ओल्ड टेक्निक से ही सीधे प्लैनेट्स को ले जाऊंगा। सो जो भी प्लैनेट्स जिसको आता है वो आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी ले जाते हैं सन को। सन अगर आपके सेवंथ हाउस में बैठा है तो सन अगर आपके सेवंथ हाउस में बैठा है तो आपके स्पाउस का नेचर ईगोइस्टिक हो जाता है। ईगो क्लैशेस अगर वो अफ्लिक्टेड हो जाता है राशि वाइज, क्योंकि यहाँ पे हाउस वाइज तो वो अफ्लिक्टेड ही है, क्योंकि सन काल पुरुष की कुंडली में सेवंथ हाउस में डेबिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली वो अच्छा नहीं फील कर पाते, क्योंकि सेवंथ हाउस में देना पड़ता है। फर्स्ट हाउस इज जो लेना है, जो खुद है। सेवंथ हाउस में पार्टनर भी आ जाता है, क्योंकि उसको सब चीज शेयर करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अगर आप एक डबल बेड के बेड पर सो रहे हो शादी के पहले, शादी के बाद आपको वो बेड, आपको वो पार्टनरशिप में मतलब देना पड़ता है, आधा आधा बांटना पड़ता है वो बेड को। वैसे ही आपका जो कवोड है उसको भी बांटना पड़ता है आधा आधा। सो आफ्टर मैरिज आपको सारी चीज आधी आधी करनी पड़ती है, पार्टनरशिप आ जाती है उसमें। इसलिए ही सेवंथ हाउस में जब पार्टनर आता है, सेवंथ हाउस में जब शादी हो जाती है तो आपको देना पड़ता है उसमें। आपको सैटर्न की वहां पे जरूरत होती है, सन की नहीं, क्योंकि सन इज अ मैं, आई एम समथिंग, वो हो जाता है। इसलिए आपके स्पाउस का नेचर वैसा बना देता है कि आई एम समथिंग। तो अगर बहुत ही ज्यादा अफ्लिक्टेड है तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना देता है मैरिज के लिए। यहाँ पे देखना पड़ता है ओवरऑल चार्ट, और उसमें डीप में भी जाना पड़ता है। अगर आपको ओवरऑल चार्ट की प्रिडिक्शन चाहिए तो आप बुक सब कर सकते हो मेरा कंसल्टेशन। सो सन ऐसा नहीं सेवंथ हाउस में बैठा है तो वो बैड रिजल्ट ही देगा, वो गुड रिजल्ट देता है अगर वो अच्छी कंडीशन में हो, फेवरेबल राशि में, जैसे एरिस में आ गया या फिर टेंथ कैप्रिकॉन में आ गया। सो अच्छा है उसमें। फिफ्थ राशि में आ गया तो भी अच्छा है।
सो तब वो क्या करता है, वो करता है लॉयल बना देता है आपके आपके प्रति, बहुत ही ज्यादा लॉयल बन जाते हैं वो लोग। 7th हाउस में सन, मैंने एक ऐसा प्रिडिक्शन बोलते हैं कि जब 7th हाउस में सन अच्छा होता है, तब जब आपके स्पाउस को कोई आपके बारे में कोई बुरा बोले तो वो कभी सहते नहीं। जैसे वो बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव बन जाता है, आपके स्पाउस आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव बन जाता है अगर उनके चार्ट में 7th हाउस में सन है। अगर आपके चार्ट में 7th हाउस में सन है तो आप बहुत ज्यादा पॉसेसिव बन जाओगे आपके लाइफ पार्टनर की उसके पे। सो यहाँ पे सन 7th हाउस में ये देता है। अगर आगे बढ़ते हैं, कितनी चीज रिलेट की है वो मुझे कमेंट करके बताना। मून, मून अगर आपके 7th हाउस में है तो, मून अगर 7th हाउस में है, बहुत ही ज्यादा स्पाउस सेंसिटिव मिलता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, आप थोड़ा भी जोर से नहीं बोल सकते, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसके आंसू आने लगते हैं, रोने लगता है वो। 7th हाउस में मून स्पाउस को बहुत ज्यादा केयरिंग कर देता है, आपके स्पाउस का नेचर बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाता है। इसमें वो मदर जैसे केयर करने लगते हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम वो आ जाती है कि जब मदर हो साथ में तो वो प्रॉब्लमेटिक बना देता है रिलेशनशिप, क्योंकि जब कोई भी दूसरे की चीज को ले ले या फिर उसके जो मान को ले ले, रिस्पेक्ट को ले ले, सो किसी को भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनाता है मदर एंड जो आपके स्पाउस के बीच में, स्पेशली फॉर बॉयज, क्योंकि उनकी मदर और उसकी उनकी वाइफ साथ में रहती है इसलिए। सो मून ओवरऑल यहाँ पे अच्छा है, स्पाउस का नेचर मूडी बनाता है, क्रिएटिव बनाता है, आर्ट फॉर्म में अच्छा होते हैं वो अच्छे कुछ, उनके 7th हाउस मूडी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जो मूड आया वही करते हैं। सो इनको बहुत ज्यादा टेम्पर करना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर यहाँ पे अफ्लिक्टेड है तो वो कभी भी पहले पेम्पर नहीं हुए थे, इसलिए वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं पेम्परिंग। सो आपको वो करना चाहिए, उससे आपका रिलेशन अच्छा होगा आपके और आपके स्पाउस से के बीच में। मार्स, मार्स अगर आपके 7th हाउस में है तो, अगर मार्स 7th हाउस में है, आपके स्पाउस को एंगर इश्यूज दे देता है। मार्स 7th हाउस में है, बहुत ही ज्यादा फिट रहने वाले स्पाउस मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो, बहुत ही ज्यादा डिजायर रखने वाले होते हैं, सेक्स डिजायर, सेक्सुअल डिजायर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर मार्स 7th हाउस में है तो, क्योंकि 7th हाउस इज प्राइवेट पार्ट्स, इट रिप्रेजेंट प्राइवेट पार्ट्स। सो वो बहुत ज्यादा इंटेंस कर देता है। यहाँ पे 8th हाउस को भी देखना जरूरी है, क्योंकि 7th हाउस रिप्रेजेंट प्राइवेट पार्ट्स। सो 8th हाउस में वो डीप, एनीथिंग इज डीप इन 8th हाउस। 8th हाउस में 8th हाउस रिप्रेजेंट डीप थिंग्स। सो कोई भी चीज जब डीप में जाए तभी वो अच्छा, पूरा नॉलेज हो तभी ही कोई इंसान दूसरे को नॉलेज दे सकता। सो पूरी मैं वीडियो बनाऊंगा एक उसके ऊपर, आप कमेंट करना। इसके बहुत सारे इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि मार्च 7th हाउस में है, एक की इंटेंस हाई हो जाती है, दूसरे के सेटन हो जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्च 7th हाउस में बैठ के मांगलिक मांगलिक दोष बोला जाता है। मार्च 7th हाउस में होता है तो उनको मांगलिक दोष बोला जाता है, तो मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है तो सामने वाले की नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इम्बैलेंस बनाता है। यहाँ पे जिसको भी मांगलिक दोष हो उसको अपने चार्ट की प्रिडिक्शन करवानी चाहिए एक बार तो, क्योंकि
जब वो शादी करे तब कुंडली मिलान के टाइम पे दिखा नहीं चाहिए। कोई भी पर्सन को जब भी कुंडली मिलान करे तो चार्ट, जब भी शादी मैरिज करे तब चार्ट दिखाना चाहिए। वो मेरी एडवाइस है। सो अगर आपको चार्ट दिखाना है तो आप ईमेल कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको 48 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा। सो मार्स अगर 7th हाउस में है तो ये सारी चीज करवाता है, बट ओवरऑल यहाँ पे अच्छी पोजीशन है, ओवरऑल यहाँ पे नहीं भी है। सो ओवरऑल चार्ट दिखाना पड़ता है एक बार। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अगर आपके 7th हाउस में है तो, मर्क्यूरी अगर 7th हाउस में होता है, बहुत ही ज्यादा यंगर आपको स्पाउस, यंगर लुकिंग स्पाउस मिलता है। 7th हाउस में मर्क्यूरी बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने वाला, हैंडसम, क्यूट, जो बोलते हैं जिसको स्पाउस क्यूट मिल गया वो होते हैं मर्क्यूरी 7th हाउस वाले। मर्क्यूरी 7th हाउस बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा बन जाता है आपके सामने, वो ऐसा, बट मैच्योर होते हैं वो लोग। आपके स्पाउस आपके सामने पैम्पर करेंगे, वो छोटे बच्चे जैसा बिहेव करेंगे, बट वो मैच्योर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैच्योर नहीं है और वो नादानी करे, बट वो आपके सामने वो कम, क्योंकि वो कंफर्ट जोन उनको फील होता है वहां पे, इसलिए मर्क्यूरी 7th हाउस वाले जब भी उनके स्पाउस के बहुत ही ज्यादा आपके साथ पैम्परिंग उनको एक्सपेक्ट करते हैं। मर्क्यूरी 7th हाउस में ओवरऑल अच्छा है क्योंकि नेचुरली वो वहां का लॉर्ड होता है। सो जब कोई भी अपने हाउस में आ जाए, कोई भी अपने घर में आ जाए, तो वो अपने घर को अच्छे करने की ही कोशिश करेगा, कोई भी बुरा नहीं करेगा। इसलिए, और यहाँ पे भी अच्छी राशि में आ जाए तो और भी अच्छा है। सो मर्क्यूरी 7th हाउस में ओवरऑल अच्छा है। जितनी चीज आपने रिलेट की वो मुझे कमेंट करके बताना। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपका वीनस 7th हाउस में है, हैंडसम, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, अगर बॉय है तो हैंडसम, गर्ल है तो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखने वाले, गुड लुकिंग, बहुत ही ज्यादा रिच, अच्छी मैरिज को चलाने वाले, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और बहुत ही डीपली वो कनेक्ट हो जाने वाले लोग होते हैं 7th हाउस वीनस वाले। जिसका भी 7th हाउस वीनस होता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्ट हो जाते हैं अपने स्पाउस से। और जब यहाँ पे कोई भी अफ्लिक्टेड हो जाए तो वही अटैचमेंट डिस अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाती। अगर मैंने एक चार्ट देखा था, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, सो उसमें ऐसा था कि वाइफ की कुंडली में वीनस 7th हाउस में था और वो खुद की ही राशि में था, और जो हस्बैंड थे उनकी चार्ट में केतु था 7th हाउस में। 7th हाउस में केतु था और वो भी पाइसिस में या सेजिटेरियस में था, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रबल, दोनों के कुंडली में 7th हाउस प्रबल था। बट ये शुक्र वाले जो वाइफ थे वो बहुत ही ज्यादा अटैच हो गए थे, बट जो हस्बैंड थे वो डिटैच हो गए, इसलिए वो लोग आए थे चार्ट प्रिडिक्शन करवाने। वो जो उनकी वाइफ थी वो आई थी कि क्या इसके जो रेमेडी है वो क्या हो सकती है। सो वो तो रेमेडी मैं नहीं बताऊंगा खैर, क्योंकि ये थोड़ी पर्सनल डिटेल्स हो जाती है। सो यहाँ पे ऐसे भी चार्ट होते हैं जब हस्बैंड वाइफ के, इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कुंडली मिलान करनी बहुत ही जरूरी है 7th हाउस या मैरिज के लिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप मैरिज को इम्पोर्टेंट लोगे, क्योंकि आपको साथ पूरा जीवन, पूरी लाइफ आपको साथ बितानी, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट लेना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है।
सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जुपिटर अगर आपका 7th हाउस में है तो ऐसा बोला गया है लाल किताब में कि आपकी स्पाउस आपसे ज्यादा अर्न करती होगी या फिर आपसे ज्यादा एजुकेटेड होगी। आपके से कोई भी मतलब जुपिटर 7th हाउस में है ऐसा बोला गया, और ये प्रिडिक्शन 100% सही काम करता है। ये आप एक बार ट्राई करके देखना, मुझे कमेंट करना। जुपिटर 7th हाउस में है तो नॉलेजेबल मिलती है स्पाउस, आपको सही टाइम पे वो एडवाइस देती है। जैसे आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको कोई गुरु की जरूरत पड़ती है जो आपको सही जगह सही डायरेक्शन बताए। बट 7th हाउस जुपिटर वाले की स्पाउस वैसा ही, उनके लाइफ हर हर डिसीजन में वो एडवाइस देने वाली बनती है। इसलिए यहाँ पे वैसा भी बोला गया है जैसे ही जिसका भी जुपिटर 7th हाउस में है उसको अपनी स्पाउस से नॉलेज एडवाइस लेनी चाहिए, उसकी भले ही गलत हो बट एडवाइस एक बार लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी एडवाइस आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स का रूप ले लेती है, ब्लेसिंग्स के वैल्यूएबल बन जाती है। ये होता है जुपिटर 7th हाउस में। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन होती है क्योंकि केंद्र में ही जुपिटर आ गए। मैंने एक कुंडली और देखी थी जिसमें जुपिटर 7th हाउस में था एंड उनके केंद्र सारे घर खाली थे बट जुपिटर 7th हाउस में था, इसलिए उनका केंद्र हाउस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बन गया था। क्यों? क्योंकि जुपिटर जब केंद्र में बैठते और कोई भी प्लेनेट केंद्र में नहीं होता तो पूरा केंद्र जुपिटर अपने हैंड में ले लेते हैं, अपने इफेक्ट देते हैं वहां पे। इसलिए वैसे भी बहुत सारी कुंडली मेरे पास आती है चार्ट एनालाइज करने के लिए, मैं देखता हूँ, उसको देखता हूँ कैसी है कैसी नहीं। जब मैं बहुत पहले सीखता था, एक दो साल पहले, सो मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं। इसलिए सो जुपिटर 7th हाउस में ओवरऑल अच्छा ही काम करता है क्योंकि केंद्र में है। और केंद्र का जुपिटर ऐसा भी बोला गया कि जुपिटर 7th हाउस में है तो या तो आपके स्पाउस या तो आपका जो फेशियल, जो फेस की जो फेटनेस होती है वो देता है। अगर जुपिटर 7th हाउस में है तो अगर आपको फेस फैट नहीं है तो आपके स्पाउस को देता है। वो आप कितना भी करो, कितनी भी एक्सरसाइज, फेस एक्सरसाइज करो, बट आपको इट इज अ ब्लेसिंग्स, वन टाइप ऑफ इट इज अ ब्लेसिंग्स जो आपको मिली है और वो आपको नहीं वेस्ट करनी चाहिए। या कुछ आप कुछ चीज करोगे तो आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं फल देगी, बट इट इज अ ब्लेसिंग्स। अगर आपको फेस फैट है थोड़ा थोड़ा मोटा तो चलता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सैटर्न अगर आपके 7th हाउस में है, सैटर्न यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में उच्च के एक्सोल्टेड माने गए हैं, इसलिए ओवरऑल यहाँ पे अच्छी, बहुत ही ज्यादा आप केयरिंग हो जाते हो अपनी स्पाउस के लिए। बहुत ही ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप बन जाता है। जितनी आप अपने स्पाउस की सेवा करोगे, जितना उनको केयर करोगे, जितनी उतना आपका जो कार्मिक जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा डीप जाता जाए। जितनी आप उनकी सेवा, मेहनत, अपने हार्ड वर्क से उनकी सेवा करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सैटर्न इज अ हार्ड वर्क। तो कहाँ पे आपको करनी है हार्ड वर्क? आपको आपके स्पाउस पर हार्ड वर्क करना है। 7th हाउस में सैटर्न यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंस कम कर देता है, आपको ओवरऑल देखना पड़ता है बट 70% यहाँ पे कम कर देता है, क्योंकि 7th हाउस मैंने जैसे बताया सेक्सुअल पार्ट्स का होता है। सो यहाँ पे कम कर देता है इंटेंस। इसलिए जब इनके लिए बेबी बॉर्न करना, इट इज अ कार्मिक रिलेशन बन जाता है। मैरिज भी कार्मिक बन जाती है, किसी के प्रेशर के अंडर ये लोग करते हैं। ऐसा भी देखा गया है अगर सैटर्न यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए तो
अगर बुरा हो जाए या अच्छा हो जाए तो ये लोग कार्मिक ही रहते हैं, रिलेशन उनका कार्मिक ही होता है। और यहाँ पे लेट मैरिज के भी योग बनाता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न इज अ डिले, बट डू नॉट डिनाई। वो डिनाई नहीं करता, वो डिले करता है। सैटर्न डिले करते हैं बट डिनाई नहीं करते वो कभी भी। सो सैटर्न सेवंथ हाउस में है, वो ओल्डर दिखने वाले आपके स्पाउस होंगे, डिसिप्लिन्ड में रहने वाले स्पाउस होंगे, कड़क एकदम डिसिप्लिन को ही अपना मोटिव मानते होंगे वही, और ओल्डर होंगे, एज में ओल्डर दिखने वाले, या तो फिर ओल्डर हो सकते हैं। अगर सैटर्न आपका सेवंथ हाउस में है तो ये आपको देखने मिलेगा। जितनी चीज आपने रिलेट की हो मुझे कमेंट करके बताना। अगर सैटर्न सेवंथ हाउस में है तो मैं इनको भी बोलता हूँ एक बार चार्ट प्रेडिक्शन अपना एनालाइज करवाना चाहिए। अगर आपको चार्ट एनालाइज करवाना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर राहु आपका सेवंथ हाउस में है, राहु जब सेवंथ हाउस में आ जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैरिज यहाँ पे नहीं टिका, बट ऐसा नहीं है। मैरिज सेवंथ हाउस में अगर राहु, मैरिज नहीं, राहु अगर सेवंथ हाउस में है तो आपके स्पाउस से आप बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं। उनका, आपका नेचर वैसा हो जाता है, आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। इसलिए आप, जब आप यहाँ पे राहु केतु और मार्स और सैटर्न, वो चार आपके सेवंथ हाउस में है तो एक बार आप कुंडली एनालाइज करवाइए मैरिज के टाइम पे, वरना तो ओवरऑल अच्छा है। राहु सेवंथ हाउस में है तो उनको उनकी स्पाउस के सेवंथ हाउस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, बट वो नहीं है तो यहाँ पे डिवोर्स के चांस बन जाते हैं। और कलयुग है ये, मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि जब आप किसी लोग को या किसी चीज को हद से ज्यादा प्रेम करने लगे तो वो भी आपके लिए एक कर्स है। और किसी चीज को आपने सबसे ज्यादा डिस वो किया, देखा नहीं, नजरअंदाज किया, वो भी आपके लिए एक कर्स है। वो है राहु केतु। अटैचमेंट इज अ राहु, डिटैचमेंट इज अ केतु। केतु सेवंथ हाउस में है तो आप अपने से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो और स्पाउस से डिटैच हो। और राहु सेवंथ हाउस में है तो आप अपने से डिटैच हो और स्पाउस से अटैच हो। राहु सेवंथ हाउस में, वो उनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि जो चीज मैं नहीं, जो चीज मैं नहीं वो जिस हैप्पी से मैं जी रहा हूं उसको उतनी ही अच्छी तरीके से मैं अपने स्पाउस को रखूं। जितनी अच्छे से मैं नहीं रहूंगा उससे डबल अच्छे मैं स्पाउस रखूंगा उनको। वैसी उनकी मेंटालिटी हो जाती। वो अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, बट उनके स्पाउस के सेवंथ हाउस को देखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे वो है केतु। अगर केतु जो जिसका केतु सेवन हाउस में होता है, उनकी थिंकिंग कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जीऊं, और अपने स्पाउस वो केयर ही नहीं करते, किसी की केयर नहीं करते। राहु इन द फर्स्ट हाउस, वो किसी की केयर नहीं करते, वो अपने के बारे में ही सोचते रहते, सोचते रहते, सोचते रहते। और वो अपने क्या, कैसे वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, कैसे वो अपनी लाइफ को जिए, वही देखते हैं। सो ये था पूरी वीडियो सेवंथ हाउस में ऑनलाइन प्लैनेट्स को। कितनी चीज आपने रिलेट की हो मुझे कमेंट करके बताना, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको चार्ट एनालाइज करवाना है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरे लिंक में है, चैनल लिंक में है। और अगर आपको डीएम करना है इंस्टाग्राम पे तो आप डीएम भी कर सकते हैं, और जल्द से जल्द आपका कंसल्टेशन बुक करवाइए। ऐसे ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, हर हर महादेव।